सभी को मेरा प्रणाम। एक जाने माने स्कूल का पेपर लेकर के फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सेमेस्टर 2 का ये पेपर है और पहले मैं प्रस्तावों की चर्चा करूंगी। प्रस्ताव 12 अंकों के लिए है। शब्द सीमा है 200 शब्द। उन शब्दों में आप में, से, पर, के आदि को आप नहीं गिनेंगे, आप शब्दों को गिनेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रस्तावों का जो प्रस्तावों में जो पहला प्रश्न है, किसी परिचित व्यक्ति की दिनचर्या। दिनचर्या मतलब होता है डेली रूटीन। क्या करते हैं आपके कोई परिचित है, वृद्ध व्यक्ति हैं, और उनका डेली रूटीन क्या है, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप निरीक्षण करते हैं, आप पाते हैं, आप देखते हैं किसी अपने जाने माने परिचित व्यक्ति की दिनचर्या का, जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए हों और उनकी दिनचर्या को आप यहाँ पर वर्णन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं भी आता हो तो भी आप कल्पना करके लिख सकते हैं। आप अपने घर में देखते हैं, दादाजी नाना जी को देखते हैं, तो वर्णन कीजिए। तो उस व्यक्ति ने जिसने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी। तो कई बार हमारी जीवन जो है वो बहुत ही आसान नहीं होते, जीवन वैसे भी सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है जीवन। तो जिसने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना किया, फेस किया कठिन परिस्थितियों को, तो आपको बताना है उनके जीवन में क्या क्या कठिन परिस्थितियां आई और उन्होंने हार नहीं मानी, कभी भी वो अपने घुटने नहीं टेके उन परिस्थितियों के सामने, और आत्मनिर्भरता को अपनाया है। तो जैसे हमारी एक सोच है कि 60 साल में, 58 ईयर्स में जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो वे वृद्ध हो जाते हैं और फिर वे दूसरों पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है उनकी। तो इसके विपरीत यहाँ पर यह बात बताई गई है कि मतलब ये बात बताने की कोशिश करनी है आपको अपने प्रस्ताव के माध्यम से, उस वृद्ध व्यक्ति को एक प्रतीक के रूप में आपको स्थापित करना है कि एक वृद्ध व्यक्ति भी आत्मनिर्भर हो सकता है यदि वह चाहे तो, और कठिन से कठिन परिस्थितियों का वह सामना भी कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको एक ऐसे प्रस्ताव की रचना करनी जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति की दिनचर्या का, डेली रूटीन के बारे में बात करना है। पहले वो लिखेंगे आप, उसके बाद उनके डेली रूटीन के माध्यम से आप बताएंगे कि वे अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हार नहीं मानते हैं और आत्मनिर्भरता को उन्होंने अपनाया है, वे दूसरों पर आश्रित नहीं है। तो इस बात की आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। एक बार हम देखते हैं यहाँ पर कुछ वृद्धों के चित्र के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कि बताना चाहती हूँ कि वृद्ध जो व्यक्ति हैं उनकी जीवन में कद्र कीजिए। उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि वे वृद्ध हो गए हैं, वे मतलब उनकी शारीरिक क्षमता कम हो गई है तो हम उन्हें ध्येय दृष्टि से देखें, ऐसा नहीं है। वृद्ध ज्ञान का भंडार है, अनुभव का केंद्र है। आप अपने जीवन में उनकी मदद से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस पग पग पर आप उनके साथ बात कीजिए, उनकी राय मांगिए और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप पाएंगे कि उनसे बड़ा खजाना आपके लिए कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर यह चित्र बता रहा है कि वृद्ध जब हो जाते हैं लोग तो उन्हें जरूरत पड़ती है मदद की, सहायता की, दूसरों की। इसीलिए यहाँ पर यह छड़ी मदद कर रही है इस वृद्ध व्यक्ति को खड़े होने में, चलने में। आप शुरू कर सकते हैं कि आज का जो मानव है वह पूर्णतः मशीन में बदल गया है, और जिसमें लोगों की दिनचर्या सुबह से आरंभ होकर देर रात तक चलती रहती है, और जब तक हम अपना लक्ष्य पूरा ना कर ले यह रुकती ही नहीं है। तो यह बात वैसे अच्छी है हमारे लिए कि हम हमेशा बचपन से हम सीखते हैं, हम बहुत एम्बिशियस, हम महत्वाकांक्षी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम बढ़ते हैं। पर ऐसा करने में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो मोरल कर्तव्य, ड्यूटीज है, हम उनको, नैतिक कर्तव्यों को हम बलि चढ़ा रहे हैं। तो क्या है हमारे नैतिक कर्तव्य? बहुत सारे नैतिक कर्तव्य, उनमें से एक हमारा नैतिक कर्तव्य है हमारे बुजुर्गों की देखभाल। जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम जब बच्चे थे तो जैसे हमारे माता पिता अपना प्रेशियस, अपना कीमती समय हमें देते थे, वैसे ही जब ये बुजुर्ग हो गए हैं तो हमें भी अपना समय इन्हें देना चाहिए। इन्हें अपनी बातों से, अपनी चुटकुलों से हंसाना चाहिए, इनके साथ घूमना चाहिए, इन्हें घुमाना चाहिए, और हमेशा अपना हाथ इनके लिए आगे, इनके साथ के लिए बढ़ाना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि कभी भी ये अपने जीवन में
अकेलापन महसूस ना करें। कभी भी जीवन में ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हो गया हूँ। तो अभी हम ये एक पैराग्राफ मैंने बताया हम लिखेंगे, ये फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद हम सभी को वृद्धावस्था में जाना है, और वृद्ध व्यक्तियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो जिसके कारण उनका जीवन कष्टदायी हो जाता है, और यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों से शारीरिक, नैतिक, वित्तीय और भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस करते हैं। लेकिन अब युवा पीढ़ी क्या करती है, अपने माता पिता को एक बोझ समझकर उनको इग्नोर करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। कोई घर का सदस्य उनकी ओर ध्यान नहीं देता और उनका तिरस्कार किया जाता है। तो वृद्ध व्यक्तियों के प्रति घर के जो परिवार के सदस्य, उनका जो रवैया होता है वह बहुत ही अवमाननापूर्ण और असम्मानजनक होता है। और जब कोई ऐसी बात होती है तो वृद्ध व्यक्ति निराशा के सागर में ये डूब जाते हैं, निराशा के सागर में ये डूब जाते हैं। आप इस प्रकार से भी शुरू कर सकते हैं कि वृद्ध लोग किसी भी परिवार की धरोहर होते हैं। उनकी तुलना हम वट वृक्ष से कर सकते हैं, जो अपनी छांव में सभी को, परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षा का भाव प्रदान करते हैं। वह व्यक्ति, वे परिचित वृद्ध व्यक्ति जिनकी दिनचर्या का वर्णन मैं आज यहाँ करना चाहता हूँ, वे हैं मेरे, आप चाहे तो यहाँ दादाजी लिखिए, आप नाना जी लिखिए, आप चाचा जी लिख सकते हैं, आप पिताजी लिख सकते हैं। तो जिन्होंने पिताजी नहीं लिखेंगे, आप दादाजी और नाना जी ही लिखेंगे। जिन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों का जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया है और हार नहीं मानी। तो सबसे पहले आप अपने दादाजी की दिनचर्या का वर्णन करेंगे। तो दादाजी कब जागते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है दिनचर्या। तो दादाजी या नाना जी ये कब जागते हैं, तो ये प्रातः काल, मुंह अंधेरे, तड़के, मतलब ये सब अर्ली मॉर्निंग को हम कहते हैं। तो ये प्रातः काल जाग जाते हैं। जागने के साथ सबसे पहले अपना नित्य जो कार्य होता है, कर्म होता है, वो सब करने के बाद ये कसरत करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए पास के बगीचे में जाते हैं। दौड़ने के लिए, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जॉगिंग करना। दौड़ लगाने के लिए, कसरत करने के लिए पास के बगीचे में जाते हैं। अकेले नहीं जाते। अगर आप नाना जी लिख रहे हैं तो आप लिखिए नानी जी को भी ले जाते हैं, दादाजी लिख रहे हैं तो लिखिए दादी जी को भी ले जाते हैं। तो दादी जी जहाँ धीरे धीरे अपनी वॉकिंग करती हैं, वो टहलती रहती हैं, दादाजी जब तब तक भी क्या करते हैं, अपना दौड़ और कसरत का काम पूरा कर लेते हैं। ये करने के बाद जब वे घर आते हैं तो उसके बाद अखबार पढ़ते हैं। अपनी सेहत का इन्हें ये बहुत ख्याल रखते हैं। और हमारे घर में जो भी पेड़ पौधे हैं, जो पौधे हैं, हमारे घर में कई गमले हैं, उन गमलों में कई पौधे लगे हैं, उन सभी गमलों में पानी देना, उनको खुरपी से उनकी मिट्टी को ऊपर नीचे करना, ये सब काम मेरे दादाजी करते हैं। और इस काम में उनकी मदद मैं करता हूँ, वे पूरी मेरी भी पूरी वहां पर मदद लेते हैं। इसके बाद दादाजी इतना ही नहीं, रसोई घर में मेरे दादाजी रसोई घर में नाश्ता बनाने में भी नाश्ता बनाने में मदद करते हैं। घर के छोटे छोटे सामानों को, जैसे छोटे बड़े कई सामानों को लाने के लिए पहले वे लिस्ट बनाते हैं, एक फहरिस्त बनाते हैं, सूची बनाते हैं। और उसके बाद मेरी माता जी से पूछ करके, मेरी माता जी से जानकारी लेकर के फिर उन सामानों को वे मेरे साथ जाकर लेकर भी आते हैं। मुझे उनके साथ जो समय बीतता है उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। और इसीलिए मैं खास तौर पर अपने दादाजी से कहता हूँ कि आप जब मैं विद्यालय से वापस आ जाऊं तब आप सामान लेने के लिए मेरे साथ चलिए। इसके बाद आप उनका दोपहर का काम बताएंगे कि दोपहर में वे क्या करते हैं। आप बताइए कि वे सोते नहीं हैं, वे पूरे दिन में नहीं सोते हैं, बल्कि वे रात में ही एक बार सोते हैं। और पूरे दिन किसी न किसी काम में वे हमेशा अपने आप को क्या रखते हैं, हमेशा अपने आप को व्यस्त रखते हैं। और यही व्यस्तता उनके जीवन में खुशी का कारण है। यही व्यस्तता उनके जीवन में खुशी का कारण भी है। अक्सर वे मेरे साथ खेलते हैं, और मैं शायद ऐसा लगता है कि मैं उनके बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकती। मुझे तब सबसे अच्छा लगता है जब अखबार पढ़ते हुए छोटी बड़ी सभी खबरों
की चर्चा पूरे परिवार के साथ करते हैं। बहुत हंसमुख स्वभाव के मेरे दादाजी, और पूरी खबरों की चर्चा, जो भी खबर में पढ़ते हैं अखबार में, वे पूरे परिवार के साथ उन खबरों की चर्चा करते हैं। और दादी माँ, मेरी दादी माँ का भी बहुत सम्मान करते हैं, और दादी माँ भी उनका बहुत सम्मान करती हैं। कुछ वर्षों पूर्व मेरे दादाजी का जब एक सड़क हादसे में, सड़क की दुर्घटना में जब वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, तब उनके घुटने की हड्डियां टूट गई थी। वे चल फिरने के भी मतलब काबिल नहीं रह गए थे, और बिस्तर पर ही उनका अधिकांश समय गुजरता था। ऐसी स्थिति में ये मेरे दादाजी इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी किसी पर निर्भर नहीं रहे हैं। एक गिलास पानी के लिए भी वे कभी किसी से नहीं मांगते, वे खुद अपना अपना काम स्वयं करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जब बिस्तर पर था, तब वे बहुत दुखी रहते थे, और धीरे धीरे उन्होंने हार नहीं मानी, और धीरे धीरे वे उन्होंने अपने आप को फिर से, इसमें काफी समय लगा, लेकिन इस कठिन परिस्थिति से वे उबर गए, और कसरत करते हुए धीरे धीरे फिर से वे चल पाने में समर्थ हुए, और आज ऐसी स्थिति आई है कि वे जैसा रहते थे पहले, फिर से वैसा वे रहने लगे। ये शायद उनके विल पावर, उनकी दृढ़ शक्ति, आंतरिक जो शक्ति होती है हमारे अंदर, ये उसी का कमाल है कि उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी, और कभी भी अपने आप को किसी पर निर्भर नहीं होने दिया। और इसीलिए शायद मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपने दादाजी का बहुत सम्मान करता हूँ, और उनके बिना अपने जीवन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, या करती हूँ, कि वे मेरे दादा और दादी जी को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, वे हमेशा स्वस्थ रहें। एक और बात है कि जब आप दिनचर्या का वर्णन कर रहे हैं, तो सुबह, दोपहर, शाम और रात के समय अपने दादा और दादी को ऑब्जर्व कीजिए, वे क्या करते हैं, रात को कितने बजे भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद वे थोड़ा टहलते हैं, घर के कामों में मदद करते हैं आपकी, फिर कितने घंटे सोते हैं ये लिखिए, और किस तरह से मतलब आपको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है उन्होंने, यह बात भी यहाँ पर लिखिए। जब आप किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या लिखते हैं, याद रखिए, तो उस व्यक्ति के माध्यम से आप उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, यह बात बताने की आप कोशिश करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है इसी श्रेणी में, कि मनुष्य अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है, कभी कभी अनुभव कड़वा भी हो जाता है, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है, उसका वर्णन कीजिए। यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा अनुभव मतलब एक छोटी सी इंसिडेंट के रूप में आपको लिखना है कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव हुआ जो बहुत ही कड़वा रहा है। सबसे पहले आपको लिखना है कि मनुष्य अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है, इसके बारे में आपको शुरुआत करनी है। तो आप लिख सकते हैं कि मानव अनुभव से बहुत कुछ सीखता है, अनुभव ही जीवन है। इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज को, अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से ऊपर माना जाता है। हमारे जीवन में मधुर और कटु, मधुर मतलब अच्छे, और कटु मतलब सार, कड़वे, दोनों प्रकार के अनुभव पाए जाते हैं। कभी कभी हमारा अनुभव इतना कड़वा हो जाता है कि हम मतलब हम हमें अपने ऊपर कभी हंसी आती है और कभी खीज आती है, क्रोधित हो जाते हैं हम अपने ऊपर भी, और फिर सोचते हैं हम कि अरे हमने ऐसा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा स्टेप, ऐसा कदम क्यों उठाया कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ। और फिर हम सोचते हैं कि हम कभी भी जीवन में ऐसा अनुभव मतलब ऐसा कदम हम नहीं उठाएंगे। तो आपको भी यहाँ पर बताना है ऐसे किसी अनुभव के बारे में। तो आप बताइए कि ये पिछले साल की बात है, दिसंबर या जुलाई महीने के दूसरे रविवार की बात है। हम सभी परिजन अपने घर में छुट्टी का आनंद ले रहे थे। बड़े भैया और भाभी और उनका एक छोटा सा जो बच्चा था, जो 7 महीने का था, उस वह भी हमारे बीच था। वे कल रात ही आए थे ताकि रविवार का आनंद लिया जा सके। प्रातः के 9 बजने वाले थे। हम सभी ने नाश्ता किया और आपस में बातें कर रहे थे कि तभी हमारे मामा जी का फोन आ गया। फोन पिताजी ने ही लिया। सुनते ही वे गंभीर हो गए। फिर पिताजी हमारे पास आकर कहने लगे कि उन्हें अभी मामा जी के पास जाना होगा। हम डर गए, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। और तभी उन्होंने विस्तार सहित बताया, जिसका उन्होंने जो बात बताई उसका सार यह था कि हमारी जो दीदी थी, सपना दीदी, उनके लिए कोई उन्हें एक
योग्य लड़का देखने के लिए अभी जाना होगा। लड़का अच्छा है, वह बैंगलोर से आया है और किसी अन्य कन्या को देखने के लिए आया था, परंतु कन्या ने उसे नापसंद कर दिया, अतः वह कोई और कन्या देखकर ही जाना चाहता है। तो आप इस तरह से यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अपनी कहानी को, कि जब आप यहाँ पर आपके पिताजी जब वहां से निकले, जब पिताजी वहां से निकल रहे थे, निकलने वाले थे, तो हम सब ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग भी मामा जी के पास जाते हैं। और हमने अपनी गाड़ी में हम सब तुरंत झटपट तैयार हो गए और हम सब निकल पड़े। तेज बारिश हो रही थी और जब हम 10 किलोमीटर आगे बढ़े, दस दस नहीं, करीब 25 किलोमीटर हम आगे निकल गए थे, और तभी हमने देखा कि हमारे आगे मतलब बहुत ज्यादा वाहनों की, बहुत अधिक वाहनों की वहां पर एक पंक्ति खड़ी थी हमारे आगे। यातायात ठप हो गया था। पता चला, धीरे धीरे पूछने पर पता चला कि आगे जो एक छोटी सी नदी थी, उस पर जो पुलिया थी, वह तेज बारिश के कारण वह पुलिया बह गई थी। अब हमें जाना भी जरूरी था और पुलिया भी बह गई थी और हम इस तरह से अटक गए थे। हम क्या करें क्या ना करें, हमें समझ में नहीं आ रहा था। और फिर जब हमने सोचा कि हम गाड़ी पीछे करते हैं और हम असमर्थता बता देंगे मामा जी को कि हम नहीं आ पाएंगे, मामा जी की जो बेटी थी, जो सपना दीदी थी, उनके लिए वर ढूंढने के लिए, वर देखने के लिए हम नहीं आ पाएंगे, हम सोच रहे थे ऐसा। तभी भी हमने देखा कि हमारे पीछे लगभग और 100 गाड़ियों की वहां पर एक लंबी पंक्ति लग गई है। ना तो हम आगे जा पा रहे थे और न पीछे आ पा रहे थे। और रविवार का वह दिन इस तरह से हमारा इतनी कठिनाइयों में जो बीत रहा था, हमें भूख भी लगी थी और ऐसा लग रहा था, मम्मी और मामा और पिताजी, हम जल्दीबाजी में निकले थे तो हमने नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया था, माँ और पिताजी ने। तो उन्हें भूख भी लग रही थी और उन्होंने उन्हें चाय पीने की आदत, उन्हें चाय भी पीनी थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। पिताजी ड्राइविंग में बहुत अच्छे, गाड़ी चलाने में, लेकिन बहुत खीज हो रही थी उन्हें और बहुत क्रोध भी आ रहा था कि क्यों रविवार का दिन हमने इस तरह से अपना खराब किया। तो धीरे धीरे पता चला कि कल तक हमें इसी प्रकार से इंतजार करना पड़ेगा। यह सुन करके हमारा चेहरा उतर गया। हमने सोचा कि अरे पूरी रात हम यहाँ पर कैसे बिताएंगे। भला हुआ, लेकिन जो लोकल स्थानीय पुलिस वाले थे, भला हो उनका, और जो लोकल जो स्थानीय लोग थे, भला हो उनका, जिन्होंने ट्रैफिक को वहां से, यातायात को, धीरे धीरे गाड़ियों को वहां से पीछे से वापस भेजा। और फिर आगे तो नहीं जा सकते थे, लेकिन पीछे तो हम जा ही सकते थे। और फिर इस तरह से हम वापस अपने घर की ओर रवाना हुए। लेकिन यह कार्य होते होते भी करीब रात के, आधी रात हो गई थी, रात के 2 बज गए थे। और लेकिन उसके बाद भी हम अपने घर पहुंच गए। सोमवार, यानी अर्थात दूसरे दिन, मेरा विद्यालय था, पिताजी का ऑफिस भी था। लेकिन यह जो दिन था और यह जो अनुभव था, यह बहुत ही कड़वा था, अनुभव था। और उसके बाद से मैंने यह बात ठान ली थी कि जब भी हमें निकलना होगा, इस तरह से तेज बारिश में कभी भी निकलना हो, तो हम मौसम का हाल चाल जानकर ही निकलेंगे। और जहाँ पर इतने सारे लोगों को जाने की जरूरत ना हो, वहां पर मैं तो नहीं जाऊंगा या मैं तो नहीं जाऊंगी, यह मैंने ठान लिया था। यह अनुभव मेरे जीवन का एक यादगार अनुभव। हमारा जो अगला विषय है वो पूरी तरह से कल्पनात्मक है। आपको कल्पना करना है कि आपके चाचा जी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनकी शौर्य गाथा का वर्णन कीजिए। शौर्य गाथा मतलब शूरवीरता, बहादुरी। तो आपको एक ऐसी कहानी लिखनी है जिसमें आपके चाचा जी को कैसे वीरता का पुरस्कार मिला है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि आपके चाचा जी गांव गए थे, गांव में वे जब आप सब नदी के किनारे, आप सब छुट्टियां मनाने के लिए, छुट्टियों के दिनों में जब आप वहां पर गए, तो नदी के किनारे एक शाम जब गए, तभी आपने देखा, आपके चाचा जी ने देखा कि कुछ बच्चे जो तैरने के लिए गए थे, वे नदी में डूब रहे थे। और किस तरह से एक एक करके चाचा जी ने उन चारों बच्चों की जान बचाई और नदी के किनारे लेकर के, और उसमें से एक जो नदी के पानी से बाहर निकाला, उनमें से एक बच्चे की हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। फिर चाचा जी ने किस तरह से उस बच्चे के पेट से पानी निकाला, उसमें प्राथमिक चिकित्सा दी। तो आप यहाँ पर शौर्य गाथा का वर्णन कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं, सब दिन होत न एक समान, मतलब सब दिन एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर एक मौलिक कहानी लिखनी है, तो आप ओरिजिनल स्टोरी लिखिए अपनी। सिर्फ मैं आपको आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। सब दिन हो उतना एक समान, देखिए समय का जो पहिया है वो तेजी से घूमता रहता है। ठीक है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, खत्म हो जाती है जिंदगी। तो
समय का जो पहिया है वो बड़ी तेजी से घूमता रहता है, उसी के साथ जीवन भी गतिशील बना रहता है। जीवन को हम समय से अलग नहीं कर सकते और समय की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह उसकी परिवर्तनशीलता है। इसीलिए यहाँ किसी का, के जो दिन है वह एक जैसे नहीं बीतते। कभी बागों में कभी वसंत की बहार खिलखिलाती है तो कभी पतझड़ के कारण जो पूरा बाग है वह सुनसान नजर आता है। कभी धरती जो है वह गर्मी के ताप से विकल हो जाती है, बेचैन हो जाती है। तो वहीं उस धरती को वर्षा ऋतु में शांति और शीतलता प्रदान होती है। कभी आकाश में पूनम का चांद चांदनी बिखेरता है तो अमावस की रात के अंधेरे अमावस की रात में अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। तो प्रकृति का बदलता हुआ रूप यह सिद्ध करता है कि सब दिन होत न एक समान और यह हमारे ऊपर लागू होता है। एक समय की बात है। अब आप यहाँ से कहानी को शुरू कीजिए कि क्या हुआ था और कैसे आप लिख सकते हैं कि सब दिन होत ना एक समान। और अपना जो आपका जो महायज्ञ का पुरस्कार है वो कहानी आप नहीं लिखेंगे, आप कुछ अलग कहानी लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग पत्र पर। पत्र के विषय को देख लीजिए। दादाजी को पत्र लिखना है तो उसका फॉर्मेट जान लीजिए। दादाजी के पत्र में आदरणीय दादाजी सादर चरण स्पर्श, जो सैल्यूटेशन होगा पता और दिनांक के बाद, आदरणीय दादाजी सादर चरण स्पर्श। और उसके बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर पहला वाक्य लिखिए। अब मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और फिर विषय को ध्यान में रखते हुए कि कैसे आपने विपत्ति में फंसे हुए अपने एक पड़ोसी की कोरोना महामारी के समय सहायता की थी। आपने उसे फल पहुंचाए, आपने उसे जो भी जरूरत की दवाइयाँ थी वो पहुंचाई आपने उसे। और उसे मतलब मानसिक बल भी दिया, आपने उससे बातें की, उसकी बातों को सुना, उसके साथ अपने विचार बांटे। तो इस तरह से आपने उसकी मदद की। तो दादाजी को इस बारे में आपको पत्र लिखना है। अब इन सभी प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिए। ये सभी प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है। भेड़िए ने किसे अपना गुरु मान लिया था? बूढ़े सियार को। और क्यों? क्योंकि मरता क्या ना करता उसके पास, क्योंकि बूढ़े सियार ने कहा था, उससे यह बात कही थी बूढ़े सियार ने कि अगर जो पंचायत चुनाव में भेड़िया जाति की जीत हो जाए तो यह सोच करके उसने एक शर्त रखी थी, यह सुन करके। और यह शर्त थी कि उसको एक दिन का समय दिया जाए, वो अपना जो विचार है वो लेकर के आएगा और उसको जो बोलेगा वो उसे वो करना होगा। तो भेड़िए के पास और कोई चारा नहीं था उसे अपना गुरु मानने के अलावा। तो भेड़िए ने बूढ़े सियार को इस प्रकार से अपना गुरु मान लिया था। गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक क्यों थी? तो जो गांव की ललनाई थी, जो गांव की स्त्रियां थी, वे अपना मतलब न्यूक्लियर फैमिली, विभक्त परिवार में रहना चाहती थी, ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती थी, स्वतंत्रता और स्वेच्छा पूर्वक जीवन जीना चाहते थे। लेकिन श्रीकंठ के हस्तक्षेप के कारण गांव के कई टूटते हुए परिवार फिर से जुड़ गए थे। और इसीलिए गांव की स्त्रियां जो थी वे श्रीकंठ को निंदक, श्रीकंठ की निंदा करती थी, उसे अपना दुश्मन मानती, शत्रु मानती थी। बाबू श्यामलाकांत जी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? वह किस समस्या का सामना कर रहा था? उस समस्या को दूर करने के उपाय बताइए। तो ये भीड़ में खोए आदमी में जो समस्या हमारे सामने बताई गई है वह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या सभी समस्याओं की जड़ है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो बाबू श्यामलाकांत जी के बड़े पुत्र का जो नाम है वो है दीनानाथ। बाबू श्यामलाकांत जी के बड़े बेटे का नाम दीनानाथ है। दीनानाथ बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा था, बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा था। उस समस्या को दूर करने का यही उपाय है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जो ये रोजगार कार्यालय होता है उसमें आप पंजीकरण करवाइए। पर समस्या दूर करने का सबसे जो सटीक उपाय है वो है सबसे पहले मतलब जो अ, हमारी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या पर हमें नियंत्रण लगाना है। और जो दूसरा उपाय है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब घर घर उद्योग। आज अगर चाइना राइज कर रहा है इतना, उसका उसकी वजह यही है कि चाइना के लोग पढ़े लिखे हों या ना हो, पर चाइना के लोग प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग का काम जानते हैं। तो कुटीर उद्योग बहुत जरूरी है। घर घर उद्योग हो, हम दूसरे देशों पर आश्रित न हो किसी भी चीज के लिए। हम इतने बड़े, मतलब हम महाशक्तियों में भले न गिने जाए पर महाशक्तियों से हम कम भी नहीं है। तो अगर हर परिवार में, हर घर में, हर एक इंसान अपने जरूरत की चीजों का निर्माण
अगर उसके आपस में ही करे, मतलब एक शहर में ही वहां पर लोग जो है वे जरूरत की चीजों का निर्माण करें, हम दूसरे देशों पर आश्रित ना हो अपनी चीजों के लिए, चाहे वो दवाइयाँ हो, खिलौने हो, पलंग हो, फर्नीचर हो, और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, कंप्यूटर है। अगर आप अभी देखिए अपने डेस्क पर की कितनी सारी चीजें हैं आपके डेस्क पर, जो खुद मेरे डेस्क पर माउस है, कीपैड, और जिस पे से मैं लिखती हूँ, ये सब सब मेड इन चाइना है, चाइना का बना हुआ है। अगर यही सब चीजें हमारे देश में स्वनिर्मित हो तो फिर क्यों रहेगी बेरोजगारी? नहीं रहेगी बेरोजगारी। तो कुटीर उद्योग इसका एक ये हो सकता है विकल्प। चित्रा और अरुणा के बीच क्या संबंध था? तो ये दोनों सखियां थी, छात्रावास में 6 वर्षों से साथ साथ रह रही थी, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती थी। दोनों के बीच में बहुत हेल्दी रिलेशन, एक स्वस्थ संबंध था दोनों के बीच में। और दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करती थी और मजाक भी बनाती थी। दोनों की रुचियों में क्या अंतर था, मैंने बहुत सारे प्रश्नोत्तरों में बताया है कि जो चित्रा थी उसे चित्रकारी का शौक था और चित्रकला के क्षेत्र में वह आगे बढ़ना चाहती थी। और अरुणा समाज सेवा करना चाहती थी, करती थी, चाहती थी नहीं, करती थी समाज सेवा अपने अपने जो जहाँ वह रहती थी छात्रावास के चौकीदारों और गरीब लोगों के बच्चों को वह निःशुल्क पढ़ाया करती थी। बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए निकल पड़ती थी और भिखारिन के दोनों बच्चों को अपनाकर उसने उनके जीवन में भी रंग भर दिया था। तो यह उनके जहाँ यह संवेदनशील थी अरुणा, वहीं चित्रा संवेदनहीन थी। यह उनकी जो रुचियां हैं वह सिद्ध करती है। इसके बाद एकांकी संचय में सुखा सुखी डाली। छोटी बहू बेला परिवार से तालमेल क्यों नहीं बिठा पाई थी? वह लाहौर की बहुत बड़े घराने से थी और अपने पिता की इकलौती बेटी थी। तो जब विवाह के बाद परेश से जब उसका विवाह हुआ और वह इतने बड़े परिवार में आई तो इतने सारे लोगों को देखकर वह घबराती थी, एक बात। दूसरी बात है कि विवाह से मतलब विवाह के पहले वह अपने परिवार में सबको आदेश देती आई थी। और यहाँ पर चूंकि वह बेला जो है वह छोटी बहू है, तो सब लोग उसको आदेश देते थे, अपना अधिकार मानते थे उसे आदेश देना। तो यही कारण है कि जो छोटी बहू बेला थी वह परिवार से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। एकांकी सूखी डाली की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है? एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ऑलरेडी मैंने बताया एकांकी का उद्देश्य क्या है, मिलजुल कर रहना, संयुक्त परिवार का महत्व समझाना, संयुक्त परिवार देश का आधार यह मानना। एकांकी सूखी डाली देखिए, आज की दुनिया में जहां पर वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, वहीं बढ़ता जा रहा है बच्चों का के लिए जो बना होता है पालना घर। तो बच्चों का पालन पोषण अगर घर के वृद्ध करते हैं तो बच्चे एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में पलते हैं, बढ़ते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर के अपने बुजुर्गों का देखभाल करते हैं, ये शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। तो इसी बात मतलब इसी यही बात हमें समझने की जरूरत है कि आज के युग में अगर वृद्ध हमारे साथ रहे, हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम उनके छत्र छाया में हम सुरक्षित है और हमारी छत्र छाया में वे सुरक्षित है। यह क्या है? यह एक अन्योन्याश्रय संबंध है, मतलब एक दूसरे पर हम आधारित, मतलब आश्रित है। तीसरा है, पन्ना धाय ने अपने भोले बच्चे के साथ क्या कपट किया था? भोला बच्चा है उनका बेटा चंदन। चंदन को पन्ना धाय ने सुला दिया था यह कह करके कि तुम आज सो जाओ कुंवर की शैया पर। और कपट यह किया था कि पन्ना को मालूम था कि यह रात्रि उसकी अंतिम रात है। और कल चंदन ने यह बात कही थी कि कल के दिन आप माँ तुम माला गूंथ देना, कल हम लोग साथ में खाएंगे, तुम खूब परोस परोस कर खिलाना। पन्ना ने कहा था हाँ मैं ऐसा करूंगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। पन्ना को मालूम था कल के दिन उसकी आंखें इस संसार को नहीं देख पाएंगी, और यही उसका कपट था। उसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया था। क्यों बलिदान किया था उसने अपने बेटे को? देखिए ये क्यों जो है ये छिपा हुआ है और ये छूट जाता है अक्सर। क्यों बलिदान किया था? क्योंकि पन्ना दाई जो थी वह बहुत ही वफादार थी। राणा सांगा और जो उनकी पत्नी को दिया हुआ वचन कि अब वहां के कुंवर को, वहां के रक्त को वे संभालेंगी, उनकी सुरक्षा करेंगी, ये उन्होंने किया। अपनी वफादारी उन्होंने निभाई, अपनी कर्तव्य परायणता उन्होंने निभाई। उदय सिंह के प्राण किसने बचाए और कैसे? यह एक सम्मिलित प्रयास था। अगर शामली आकर नहीं बताती पन्ना धाय को तो शायद
पन्नाधाय, पन्नाधाय माँ, ये शायद तुरंत निर्णय नहीं ले पाती पन्नाधाय माँ की कैसे करना है और क्या योजना बनानी है। और पन्ना और शामली बिना कीरत की मदद के, मतलब कीरत के टोकरे में जिस तरह से उन्होंने उसे बिठाया और उसे कहा कि तुम बेरिस नदी के पास जो श्मशान है वहां पर मुझे मिलना, तो ये इन तीनों का सम्मिलित प्रयास था, शामली, पन्ना और कीरत। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए